गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के तीसरे वीडियो में हम संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना बताया जाएगा। इसमें तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। हमने आपको बताया था वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, p/q के रूप में व्यक्त ना हो अगर, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते? √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी कि जिनका पूर्ण रूप से पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना संख्या रेखा पर नहीं, अब इनको हम अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मान लिया आपने पहला एग्जाम्पल दिया है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 को सिद्ध करना है। सिद्ध करना आपको √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सबको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन इसको सिद्ध भी करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। जिसको अपरिमेय सिद्ध करना होगा उसको हम सबसे पहले मानेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद उसको एक प्रोसेस होता है, एक नियम है कि उसी के हिसाब से आप चलते जाइए। लास्ट में आपने जो माना है उसको गलत साबित कर दीजिए। गलत साबित हो गया तो इसका मतलब हम परिमेय माने हैं, तो वो गलत है तो अपरिमेय हो गया। इसी तरीके से हमको सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, √2 को हमको सिद्ध करना है, तो मान लिया जाए, माना √2 एक परिमेय संख्या इसको हमने मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या कहा कि इसको हमको सिद्ध करना कि अपरिमेय है, लेकिन हमने इसको माना एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है अगर ये, तो तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब √2 बराबर हम लिख सकते हैं p/q। क्यों भाई? क्योंकि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में हो सकता है। इसको हम इसके p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, और इसमें जो q का मान होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिए q ≠ 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब ये हो गया, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। जैसे हमने ले लिया 4 ले लिए, 5 ले लिए मान लिया। अब इनका अगर हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 1 × 2 × 2, या ऐसे ही 4 के गुणनखंड जो होंगे 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। इनसे ये कटेगा। 5 किससे कटेगा? 1 से, 5 से। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे होता है दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने को।
जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, यानी हो गया ये 2 और ये हो गया आपका p²/q²। इसको जब हम हल करेंगे तो हो गया 2q² बराबर p², यानी कि हो गया q² बराबर p²/2। अब यहाँ से क्या अर्थ निकलता है कि p² अगर 2 से विभाज्य हो रहा है, यानी 2 से कट रहा है p²/2 माने 2 से इसमें भाग हो रहा है, p² 2 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। चूंकि p² 2 से विभाज्य है इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। यही ध्यान दीजिए, हमने क्या माना था, p और q सहअभाज्य संख्या है, मतलब वो केवल कितने से कटेंगे, दोनों 1 से कटेंगे। ये क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है, यानी कि अब ये कंफर्म हो गया कि p जो है वो सहअभाज्य नहीं है। इसी प्रकार अब पुनः माना p बराबर कोई भी अक्षर मान लीजिए 2a, मान लीजिए 2a, p बराबर 2a है। अब यह क्या करेंगे, यहाँ पे हम p के जगह पे 2a रख दें तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर 2a/q, ये हुआ। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग, तो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 4a²/q², इधर हो गया ये q² और ये हो गया 4a²/2, 2 से ये कट गया, 2a² आया, यानी q² बराबर हो गया 2a², 2 इधर कर दो, q²/2 बराबर a²। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ कि q² 2 से विभाज्य है, q² 2 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। चूंकि q² 2 से विभाज्य है इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। लेकिन हमने क्या माना था, p और q को सहअभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य संख्याएं केवल कितने से कटनी चाहिए, दोनों संख्याएं 1 से, और ये कितने से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। इसका मतलब p और q हमारा सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, और सहअभाज्य नहीं है तो इसका मतलब ये जब दोनों सहअभाज्य नहीं है तो यानी ये हमारी कल्पना जो हमने माना था वो गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। हमने पहले माना क्या था कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होता है, तो 1 है क्योंकि सहअभाज्य संख्या है। हमने प्रारंभ में
P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड वन माना था। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत साबित होती है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसी में दिया √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक और हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। अगला है, मान लिया सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? पहले भी बताया हमने आपको कि √3 अगर एक अपरिमेय संख्या तो इसको हम मानेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। पुनः हम इसको हल करते हैं अपनी कल्पना को, हम जो मान रहे हैं उसको गलत साबित कर देंगे, वह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं हम सब कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मान रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है। हम मान सकते हैं अगर ये परिमेय संख्या है। अतः जब ये परिमेय संख्या तो इसको हम √3 बराबर लिख सकते हैं P/Q। भाई परिमेय संख्या इस रूप में लिखी जा सकती है। अब Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q ≠ 0। P और Q क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। इससे पहले वाले इस सवाल में भी हमने बताया कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे आगे क्या होगा? एकदम सेम टू सेम वैसे ही जैसे पहले सवाल में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो होगा √3 का स्क्वायर बराबर P²/Q², यानी कि हो गया 3 बराबर P²/Q², और इधर बटे करके जब हम गुणा कर देंगे तो हो गया 3Q² बराबर P², या ये भी हो सकता है Q² बराबर P²/3, यानी कि P² जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कट रहा है। तो P² जब 3 से कटेगा तो P भी 3 से कटेगा, यानी कि 3 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके गुणनखंड में 3 आए, तभी 3 से वो संख्या कटेगी। यानी कि P जो है P अब इसका Q का सहअभाज्य नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके कॉमन गुणनखंड अगर हम फिर आगे चेक करेंगे, अगर Q भी 3 से कट रहा है तो ये दोनों सहअभाज्य नहीं हो पाएंगे। तब हम कह देंगे कि √3 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या। तो इसको देखेंगे, चूंकि P² 3 से
विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। अब इसी प्रकार अब Q वाले को देखते हैं कि Q कितने से विभाजित होता है। अब क्या पुनः यहाँ पे हम मानेंगे, माना P बराबर, क्या मान लीजिए P बराबर, अब ये √3 है तो 3a मान लीजिए इसको, 3a। अब इसके जगह पे पहले वाले में यहाँ पे रख दीजिए, √3 बराबर 3a/Q। फिर क्या होगा, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग होगा तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 त्रिका 9a² / Q²। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3Q² बराबर 9a², Q² बराबर 9a² / 3 से काटेंगे आ जाएगा Q² बराबर हो गया 3a² या Q² / 3 इधर पक्षांतर करेंगे बराबर a²। यहाँ ध्यान दीजिए Q² भी 3 से विभाजित हो रहा है, Q² भी क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, और P² भी कितने से विभाजित हो रहा था, 3 से। तो यहाँ भी हम लिखेंगे Q² 3 से विभाज्य है, आता है Q भी 3 से विभाज्य होगा। अब 3 से दोनों कट रहे हैं, ये भी 3 से, ये भी 3 से। हमने क्या कहा, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्याएं कब होती हैं, जब दोनों केवल 1 से कटे, 1 से। अब हम यहाँ देख रहे हैं दोनों 3 से भी कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सहभाज्य नहीं है, और जब सहभाज्य नहीं है तो हमारी कल्पना गलत साबित हो गई, हमने इसको सहभाज्य माना है। तो हमारी कल्पना जब गलत साबित हो गई तो √3 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ भी लिखेंगे चूंकि Q² 3 से विभाज्य है, अतः Q भी 3 से विभाज्य होगा। अब जैसा पहले में लिखा गया था कि हमने क्या कहा था, P और Q जो है सहभाज्य संख्याएं, आता है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना था, लेकिन इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने आ गए, 3 आ गए। तो इसलिए दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के सवाल होंगे आपको हल करने के लिए। तो अब आज फिलहाल आज यहीं तक, फिर इसके आगे फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा। जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आप उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।